ब्रह्मांड असीम, अनंत, सुनसान और जहां तक हमें पता है लगभग निर्जीव, सिवाय एक जगह के, पृथ्वी। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो हमारे इस ग्रह को इतना खास बनाता है? इन सवालों के जवाब छिपे हैं उसके बेहद गहरे अतीत में, और उन्हें खोजने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा ताकि हम अपनी आंखों से देख सकें पहले इंसानों को धरती पर कदम रखते हुए, महाद्वीपों को आपस में टकराते हुए, मौत बनकर घूमते डायनासोरों का सामना करते हुए, विचित्र जीवों से भरे महासागरों में उतरते हुए, आइस एज की कड़वी ठंड सहते हुए और अंतरिक्ष से बरसती खौफनाक आग की बारिश को झेलते हुए, जब तक कि हम पहुंच न जाएं बिल्कुल शुरुआत तक, उस पल तक जब स्वयं पृथ्वी का जन्म हुआ। तभी हम जोड़ पाएंगे इस अद्भुत कहानी के बिखरे हुए टुकड़े और समझ पाएंगे कि क्यों ये सब हुआ, क्यों हम यहाँ हैं। आज से करीब 5 अरब साल पहले इस समय हमारी खूबसूरत नीली पृथ्वी का कहीं कोई निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ एक नवजात तारा है, हमारा सूरज, जो चारों ओर फैली धूल से घिरा हुआ है। इसी धूल और गैस से गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे पत्थर जन्म लेते हैं और लाखों वर्षों में वही पत्थर मिलकर एक ग्रह का आकार लेने लगते हैं। 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी, लेकिन ये घर नहीं, मानो धधकता हुआ नर्क हो। तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, सांस लेने को हवा नहीं है, बस दम घुटती गैसें हैं। ये नवजात ग्रह उबलती तरल चट्टानों का एक जलता हुआ गोला है, ठोस जमीन लगभग न के बराबर, चारों ओर लावे का अथाह समुद्र, और तभी मार्स के आकार का एक ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली से 20 गुना तेज सीधे हमारी ओर बढ़ता है। किसी विशाल एलियन यान की तरह आसमान पर छा जाता है और फिर होती है भयानक टक्कर। धमाके की तरंग पूरे ग्रह को दहला देती है। दोनों पिंड मानो पिघलकर तरल हो जाते हैं। खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर जाता है, लेकिन मात्र 1000 साल में गुरुत्वाकर्षण फिर अपना जादू दिखाता है और वही बिखरा हुआ मलबा लाल तपते धूल और चट्टानों की आग की रिंग बनकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। और अब उस आग की रिंग से एक 3500 किलोमीटर चौड़ा गोला आकार लेता है। हम अपनी आंखों के सामने अपने मून का जन्म देख रहे हैं, लेकिन ये वैसा मून नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। ये पृथ्वी से केवल 22,500 किलोमीटर दूर है। उधर सूरज एक ठंडी होती पृथ्वी पर उगता है, लेकिन अजीब बात है, सूरज सिर्फ 3 घंटे बाद ही डूब जाता है। उस विनाशकारी टक्कर ने पृथ्वी को इतनी तेज घुमा दिया है कि एक पूरा दिन सिर्फ 6 घंटे का हो गया। आज से करीब 3.9 अरब वर्ष पहले उल्कापिंडों की विनाशकारी बारिश जारी है। सौर मंडल के निर्माण से बचे मलबे की मार हम पर पड़ रही है। इन टुकड़ों के अंदर अजीब से क्रिस्टल जैसे नमक के दाने मौजूद हैं, वही नमक जो आप अपने खाने पर छिड़कते हो। साथ ही इन उल्कापिंडों के अंदर है पानी। पानी की इन छोटी छोटी बूंदों के अंदर छुपा है जीवन का बीज। हर उल्का में पानी की मात्रा बेहद कम है, लेकिन 20 मिलियन सालों तक लगातार बमबारी से पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होने लगता है। ठंडी होती ठोस सतह पर पानी के तालाब बनते हैं। आज हम जो पानी पीते हैं उसकी हर एक बूंद अरबों साल पुरानी है और लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पहुंची है। पृथ्वी के भीतर का कोर अब भी दहकता हुआ है, पर सतह 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो चुकी है। पृथ्वी अब कुछ जानी पहचानी से दिखने लगी है, लेकिन अभी भी ये खतरनाक है। हवाएं इतनी प्रचंड हैं कि सबसे विनाशकारी तूफानों को भी पीछे छोड़ दें। मून अभी भी बहुत पास है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि विशाल ज्वार लहरें पूरी सतह पर दौड़ पड़ती हैं। पर अब समय के साथ चांद दूर खिसकने लगता है, लहरें शांत होती हैं और पृथ्वी का रोटेशन धीमा पड़ने लगता है। पृथ्वी के जन्म के 700 मिलियन साल बाद उसकी सतह पानी ढक लेता है। समुद्रों के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगते हैं, जिससे पिघली हुई चट्टान पृथ्वी की क्रस्ट को चीरकर महासागर के भीतर से ऊपर उठती है। समय के साथ लावा ठंडा होता है और एक ज्वालामुखी द्वीप का रूप ले लेता है। इन्हीं विस्फोटों से ठोस जमीन के निर्माण की शुरुआत होती है। समय के साथ यही छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़कर पहले महाद्वीपों का रूप लेते हैं। अब से लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश होने लगती है, लेकिन इस बार ये उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं ला रहे, बल्कि अपने साथ जीवन के बीज भी लेकर आ रहे हैं। इनके अंदर छिपा है कार्बन,
अमीनो एसिड्स और ऐसे रासायनिक तत्व जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी हैं। ये सारे तत्व महासागर की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। यहाँ नीचे घना अंधकार है, सूरज की किरणें 300 मीटर से आगे नहीं जाती, तापमान जमा देने वाला है, लेकिन फिर अचानक वहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं जिससे पानी गर्म होने लगता है। इसी गर्म पानी में न जाने कैसे, लेकिन वो सारे रासायनिक तत्व जो उल्कापिंड से आए थे आपस में क्रिया करके पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवन की शुरुआत करते हैं। ये एक कोशिकीय बैक्टीरिया ही पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्रारंभिक रूप है। अब हम उस निर्णायक पल के साक्षी हैं जब एक निर्जीव ग्रह पहली बार सचमुच जीवित होने लगता है। अब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर सैकड़ों मिलियन सालों तक कुछ भी नहीं बदलता। न कोई प्रगति, न विकास की कोई बड़ी छलांग, बस एक कोशिकीय बैक्टीरिया ही समुद्र में फैले हैं। ऐसा लग रहा है मानो समय ठहर गया हो। अब जीवन को नया आयाम देने के लिए कहीं न कहीं कुछ तो होना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं लगभग 3.5 अरब साल पहले, एक उथले गर्म समुद्र के ऊपर। समुद्र की सतह के नीचे कुछ अजीब सी संरचनाएं उभरती दिख रही हैं। ये चट्टानें हैं या पौधे? दूर से देखने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र तल पर बौने पेड़ों का कोई शांत जंगल खड़ा हो, लेकिन सच इससे भी ज्यादा अद्भुत है। दरअसल ये स्ट्रोमेटोलाइट है, परत दर परत बनी जीवित संरचनाएं जिन्हें अरबों सूक्ष्म बैक्टीरिया मिलकर बनाते हैं। हर स्ट्रोमेटोलाइट कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक विशाल जीवित कॉलोनी है जहां बैक्टीरिया की पतली चादरें समय के साथ जमती जाती हैं और धीरे धीरे पत्थर जैसे पहाड़ का रूप ले लेती हैं। और यही हो रहा है पृथ्वी के इतिहास का एक महान परिवर्तन। इन बैक्टीरिया ने एक नई शक्ति खोज ली है, सूरज की रोशनी को भोजन या ऊर्जा में बदलने की क्षमता। इस चमत्कारी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां सूर्य की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज यानी ऊर्जा। लेकिन इस जादुई प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट भी है, एक गैस, ऑक्सीजन। पानी के भीतर ये स्ट्रोमेटोलाइट धीरे धीरे महासागरों को ऑक्सीजन से भर रहे हैं। अभी लहरों के ऊपर यही ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल को चुपचाप बदल रही है। ये प्राचीन सूक्ष्म जीव अनजाने में जीवन के सबसे जरूरी तत्व का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बिना आज पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जटिल जीव का अस्तित्व असंभव होता। अब समय बीतता जाता है और अगले 2 अरब सालों में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे पृथ्वी की घूमने की गति धीमी पड़ती है, दिन लंबे होने लगते हैं। अब एक दिन 16 घंटे का हो चुका है। एक नर्क जैसे ग्रह को जीवन के लिए आकार लेने में समय लगता है, बहुत ज्यादा समय। आज से करीब 1.5 अरब वर्ष पहले, अपने जन्म के 3 अरब वर्ष बाद भी पृथ्वी पर न कोई जटिल जीवन है, न पौधे, न डायनासोर और न ही इंसान। लेकिन पृथ्वी के पास अब कुछ ऐसा है जो अब तक किसी भी और ज्ञात ग्रह के पास नहीं है। एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बदल सकती है। हमारा ग्रह अब एक सुंदर नीला गोला बन चुका है, लेकिन लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले ऐसे बदलाव शुरू हो चुके हैं जो पृथ्वी पर जीवन को एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रहे हैं जहां से वापसी संभव नहीं होगी। लाखों वर्षों में महासागरों के नीचे छिपे द्वीपों की व्यवस्था बदलने लगती है। पृथ्वी की क्रस्ट अब एक ठोस खोल नहीं रही, ये विशाल प्लेटों में टूट चुकी है, और इससे भी गहराई में पृथ्वी का कोर दहक रहा है, जिसका तापमान सूरज के सतह से भी अधिक है। इतना गर्म कि वो क्रस्ट के नीचे की चट्टानों में धीमी लेकिन शक्तिशाली हलचल पैदा करता है। यही हलचल प्लेटों को धकेलती है, खींचती है, महासागरों और द्वीपों को अपने साथ पूरी दुनिया में भटकाती रहती है। जब हम समय को तेजी से आगे बढ़ते देखते हैं तो ग्रह स्थिर नहीं दिखता, वो बदलता हुआ सक्रिय और जीवित लगता है। आज से 400 मिलियन सालों में एक विशाल नया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, रोडिनिया। इसके उथले समुद्री किनारों पर स्ट्रोमेटोलाइट्स अरबों वर्षों से अपना काम कर रहे हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को भर रहे हैं। इस वक्त तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है और एक दिन करीब 18 घंटे लंबा हो चुका है। उन्नत जीवन के उभरने के लिए सारी परिस्थितियां तैयार हैं। फिर भी ये दृश्य पृथ्वी से अधिक मंगल ग्रह जैसा सूना और वीरान लगता है। जीवन की अगली झलक पाने के लिए हमें समय में और आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे ये महान सुपर कॉन्टिनेंट टूटता है और 2 भागों में बंट जाता है। इस भूगर्भीय उथल पुथल से विशाल ज्वालामुखी जन्म लेते हैं। वे लगातार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं।
हर तरफ धुआं है, गैस है, जलता हुआ आकाश है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एसिड रेन में बदल जाती है और जब ये वर्षा गिरती है तो चट्टानें इसे सोख लेती हैं। साथ ही उसमें घुली कार्बन डाइऑक्साइड भी चट्टानों में समा जाती है। वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड खिंचकर चट्टानों में कैद होने लगती है। धीरे धीरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग खत्म हो जाती है। अब सूरज की गर्मी को रोक कर रखने वाला कोई आवरण नहीं बचा और सिर्फ कुछ ही हजार सालों में तापमान गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे पृथ्वी पर बर्फ जमने लगती है। जितनी ज्यादा बर्फ फैलती है उतनी ही ज्यादा सूर्य की रोशनी वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट होती है और ग्रह उतनी ही तेजी से ठंडा होता जाता है। आखिरकार 3 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की परत पूरी पृथ्वी को ढक लेती है। कभी ये ग्रह आग का दहकता गोला था और अब ये जमी हुई बर्फ का निर्जीव गोला बन चुका है। सूरज की लगभग सारी रोशनी और गर्मी अंतरिक्ष में लौट जाती है। ऐसा लगता है मानो अब कुछ भी, यहाँ तक कि सूरज भी इस ग्रह को नहीं बचा सकता। आज से करीब 635 मिलियन साल पहले पिछले 15 मिलियन वर्षों से बर्फ ने इस ग्रह को कैद कर रखा है। लेकिन पृथ्वी हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकती। कोई न कोई शक्ति पृथ्वी को इस जमे हुए कारागार से मुक्त करेगी और जब ऐसा होगा, कौन जानता है कि बर्फ के नीचे वो सूक्ष्म जीवन बच पाया होगा या नहीं। अचानक मोटी बर्फ की परत के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगते हैं, जिससे एक बार फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है और एक मोटे कंबल की तरह ग्रह को ढक लेती है, जो सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है और 15 मिलियन वर्षों बाद बर्फ पिघलना शुरू करती है। पृथ्वी एक बिल्कुल बदली हुई दुनिया बनकर जाग रही है। अब लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले वातावरण गर्म है, मानो सुहानी गर्मियों का दिन हो। एक दिन अब लगभग 22 घंटों का हो चुका है। दूर दूर तक चारों ओर समुद्र फैला है और वातावरण में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। ये परिष्कृत जीवन के विस्तार के लिए एकदम अनुकूल है। जीवन से आपको कुछ याद आया? हमने देखा था कि बर्फ जमने से पहले महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया उभर चुके थे, लेकिन क्या वे इस 15 मिलियन वर्ष लंबे आइस एज में बच पाए? इसका पता लगाने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां हमने उन बैक्टीरिया को आखिरी बार देखा था, समुद्र की गहराइयों में। आज से 540 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन से भरपूर महासागरों में जीवन फिर से उभर चुका है। कुछ जीवों ने महान आइस एज के दौरान किसी तरह खुद को बचाए रखा और अब वे विकसित होकर नई आकृतियां ले चुके हैं। अब समुद्री सतह पर हर ओर पौधे हैं और कुछ बिल्कुल नए जीव भी। जीवन अब जटिल और बहुकोशिकीय हो चुका है। समुद्र तल पर रेंगते हुए इन जीवों को ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। ये कीड़ों, झींगों और यहां तक कि बिच्छुओं के दूर के रिश्तेदार या यूं कहें कि पूर्वज हैं। महासागरों में जीवन अब सचमुच फूट पड़ा है, सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल और विचित्र जीवों तक। मानो अरबों वर्षों की धीमी शुरुआत के बाद विकास ने अचानक गति पकड़ ली हो। ये हैं पिकाया, मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर लंबे, लेकिन ये इस पृथ्वी पर पहले जीव थे जिन्होंने रीढ़ की हड्डी का विकास कर लिया। करोड़ों सालों के विकास के बाद यही रीढ़ की हड्डी विकसित होकर हमें मिलने वाली है। हमें लगा था कि आइस एज के बाद महासागर में जीवन शायद खत्म हो चुका होगा, लेकिन यहां तो जीवन उफान पर है। अब यदि समुद्र जीवन से भर चुके हैं तो जमीन पर क्या हो रहा होगा? वहां शायद अनगिनत चमत्कार, अजीब जीव और अद्भुत वनस्पतियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। आइए देखते हैं। अरे ये क्या? जमीन पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बंजर है, जबकि यहां पर तापमान और ऑक्सीजन लेवल लगभग वैसा ही है जैसा आज है। तो फिर जीवन ने जमीन पर कदम क्यों नहीं रखा? इसका कारण है सूरज। दरअसल सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर बरस रही हैं, जिसकी वजह से महासागरों में फलता फूलता जीवन जमीन पर एक पल भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर, जहां ये किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, वहां कुछ असाधारण होने हैं। जब ऑक्सीजन सूर्य की किरणों से टकराती है तो वो एक नई गैस में बदल जाती है, ओजोन। धीरे धीरे ये ओजोन पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती है। यही ओजोन परत घातक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और सतह तक पहुंचने से रोकती है। समय बीतता है। 120 मिलियन वर्षों में ये परत और मोटी होती जाती है, अधिक से अधिक रेडिएशन को रोकती हुई, मानो पृथ्वी खुद जमीन को जीवन के लिए सुरक्षित बना रही हो। ओजोन परत के बिना जमीन पर जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं होता।
लेकिन अब जब जानलेवा रेडिएशन से सुरक्षा मिल चुकी है तो हालात बदलने लगते हैं। धरती आखिरकार जीवन को अपने ऊपर बसाने के लिए तैयार है। सबसे पहले सतह पर छोटी छोटी शैवाल पनपती हैं। यही हैं धरती के सबसे पहले पौधे, छोटे, साधारण, लेकिन लगातार ऑक्सीजन छोड़ते हुए। समय आगे बढ़ता है। लगभग 375 मिलियन साल पहले अब तक जमीन पर सिर्फ पेड़ पौधे ही थे। किसी जानवर ने अभी तक जमीन पर कदम नहीं रखा था। पर अब वो अद्भुत क्षण आ चुका है जब समुद्री जीवों ने नए जीवन की तलाश में पानी को छोड़कर जमीन को चुना। यहाँ उनके लिए भोजन भी उपलब्ध है और सांस लेने के लिए हवा भी। टिक्टालिक ये वही मछली है जो पहली बार पानी से बाहर निकलने का साहस करती है। ये साधारण मछली नहीं है, इसकी गर्दन हिल सकती है, ये अपने शरीर को ऊपर उठा सकती है, और तो और इसने सांस लेने के लिए शुरुआती फेफड़ों का भी विकास कर लिया है। वो अपने पंखों का सहारा ऐसे लेती है मानो वे पैर बनने की कोशिश कर रहे हो। अब सतह पर सूर्य की रोशनी तेज है तो उससे बचने के लिए इनकी स्किन मोटी और सख्त होने लगती है। अगले 15 मिलियन वर्षों में ऐसे जीव विकसित होते हैं जिन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता है। उनके अंग और मजबूत होते जाते हैं। वे पानी से बाहर ज्यादा समय बिताने लगते हैं और लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले वे धरती को अपना स्थायी घर बना लेते हैं। इन्हीं शुरुआती 4 पैर वाले जीवों से आगे चलकर डायनासोर, पक्षी, मैमल्स और आखिर में आप और मैं विकसित होंगे। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी जीवन के लिए और भी ज्यादा अनुकूल होने लगती है। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ों के जंगल फैलने लगते हैं और ये सभी पेड़ पौधे लगातार वायुमंडल में और अधिक ऑक्सीजन भर रहे हैं। इस समय वातावरण ऐसा है कि हम अभी इसी समय यहाँ खड़े होकर सांस ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। जलती हुई चट्टान और धूल के एक बेजान गोले से लेकर जीवन से धड़कती इस नीली हरी दुनिया तक पृथ्वी सचमुच बहुत आगे आ चुकी है। लेकिन इंसानों के कदम इस धरती पर पड़ने में अभी और 360 मिलियन वर्ष बाकी हैं। अब वातावरण में भरी प्रचुर ऑक्सीजन उस समय मौजूद जीवों के श्वसन तंत्र को अत्यंत प्रभावी बना देती है। सांस के साथ उनके शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाने लगती है। ज्यादा ऑक्सीजन का सीधा मतलब था ज्यादा ऊर्जा निर्माण। अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी से जीवों के शरीर बेहिसाब बड़े होने लगते हैं। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले साइबेरिया के इन मैदानों में जीवों का एक झुंड चल रहा है। ये डायनासोर नहीं है, उन्हें आने में अभी 20 मिलियन साल और लगेंगे, लेकिन ये जीव भी विशाल हैं। विकास ने एक और लंबी छलांग लगाई है। जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स थे वे अब दैत्याकार रूप ले चुके हैं। ये हैं स्कूटोसॉरस, कछुओं के दूर के संबंधी। ये शाकाहारी हैं और अगर घास फूस खाने वाले जीव इतने मजबूत और शक्तिशाली हैं तो सोचो मांसाहारी कितने भयानक होंगे। ये है एक गॉर्गोनॉप्सिड, इस समय पृथ्वी का सबसे घातक शिकारी। इससे सामना होने का एक ही मतलब है, मौत। उसके नुकीले दांत किसी भी जानवर को चीर कर 2 टुकड़े कर सकते हैं। ये जीव पृथ्वी पर मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे कि तभी कुछ अजीब होने लगता है। जमीन हिलने लगती है। सतह के नीचे से ज्वालामुखी विस्फोट के साथ लावा बाहर आने लगता है। हरा भरा स्वर्ग पल भर में निर्जीव नरक में बदल रहा है और महाद्वीप के दूसरी ओर मानो कुछ हुआ ही ना हो। ज्वालामुखी विस्फोट से निकला धुआं और राख पृथ्वी को घेरने लगती हैं। लाखों जीव दम घुटने के कारण मरने लगते हैं। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के इतिहास का सबसे भीषण मास एक्सटिंक्शन काल शुरू हो चुका है। ज्वालामुखीय विस्फोटों से उठी सल्फर डाइऑक्साइड ने वायुमंडल को भर दिया है। जब बारिश होती है तो यही गैस सल्फ्यूरिक एसिड में बदलकर आसमान से बरसती है, जो सब कुछ झुलसा देती है। शुरुआत में लगा था ये कोई स्थानीय आपदा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। ज्वालामुखीय गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ा रही हैं। वातावरण गर्म होने लगता है, पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, वनस्पतियां सूखकर मर रही हैं। हमें लगा था कि जीवन ने आखिरकार धरती पर मजबूत पकड़ बना ली है, पर अब लगता है हम गलत थे। जमीन पर कहीं भी छिपने की जगह नहीं बची। जीवन के विकल्प अब खत्म हो रहे हैं। गर्म होता वातावरण समुद्रों को भी गर्मा चुका है, जिससे समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब इस ठहरे घुटन भरे पानी में शैवाल के सिवा कुछ जीवित नहीं रह सकता। समुद्री जीव भी मरने लगते हैं। साइबेरिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे ग्रह को बदल दिया। विस्फोट शुरू हुए आधा मिलियन वर्ष बीत चुके हैं और इतने लंबे समय तक लावा निरंतर बहता रहा है। पृथ्वी के 95% जीवन का अंत हो चुका है। बस मुट्ठी भर जीव बचे हैं,
जो जमीन के भीतर बिल बनाकर जो भी मिल जाए उसे खाकर किसी तरह टिके हुए हैं। ये महाविनाश विकास की घड़ी को फिर से जीरो पर ले आया है और अब जीवन की कहानी को एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हम फिर वहीं लौट आए हैं जहां से शुरुआत की थी, एक लगभग निर्जीव ग्रह पर। पृथ्वी पर जीवन के लगभग पूरी तरह मिट जाने के 50 मिलियन वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान ग्रह का रूप पूरी तरह बदल चुका है। अब समय है 200 मिलियन वर्ष पहले का। पूरी धरती पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट है, पैंजिया, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक फैला हुआ है। महाविनाश के उस भयानक आघात के बाद पृथ्वी धीरे धीरे खुद को संभाल रही है। तापमान स्थिर हो रहा है, एसिड रेन का कहर कम हो रहा है, वनस्पतियां फिर लौट रही हैं। और जब पृथ्वी का 95% जीवन मिट चुका हो तो मैदान खुला होता है किसी नए दावेदार के लिए, एक ऐसी प्रजाति के लिए जो आने वाले समय में इस ग्रह पर राज कर सके। डायनासोर। ये भी उन्हीं गिने चुने रेप्टाइल्स से विकसित हुए हैं जो महाविनाश में बचने में कामयाब रहे। डायनासोर्स का राज पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक चला। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, हर किसी का एक दिन अंत होता ही है। लेकिन अभी इसमें वक्त है, अभी तो पृथ्वी की कहानी एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, क्योंकि स्थिर दिखने वाले इस महाद्वीप अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है। पृथ्वी की गहराइयों में टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे खिसक रही हैं, दरारें उभर रही हैं, जमीन फट रही है और लगभग 190 मिलियन वर्ष पहले महान सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया दो भागों में टूटने लगता है। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, दो अलग हुए टुकड़ों के बीच में टेथिस सागर का निर्माण होता है। समय के साथ धीरे धीरे लॉरेशिया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में बटा, जबकि गोंडवाना से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट्स बने। ये बदलाव बहुत धीमा था, साल में मात्र 2.5 सेंटीमीटर, लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। करीब 120 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल से भारत भी गोंडवाना लैंड से अलग होता है और उत्तर में एशिया की तरफ बढ़ने लगता है। इसे एशिया से टकराने में अभी भी 70 मिलियन साल बाकी हैं। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के अलग होने के साथ ही डायनासोर्स ने उन महाद्वीपों के साथ दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंच गए और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढालने लगते हैं। इसी बदलाव के साथ डायनासोर्स की कई तरह की प्रजातियां सामने आती हैं जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में फैली हैं। डायनासोरों की दुनिया अब बदल चुकी है, पर उनका वर्चस्व अब भी कायम है। वे अब भी अजेय प्रतीत होते हैं। वे इस ग्रह की सबसे सफल प्रजातियों में से एक है। लेकिन पृथ्वी पर डायनासोर ही एकमात्र प्रजाति नहीं है। ये देखो, ये एक मैमल्स, उन गिने चुने स्तनधारियों के वंशज जो 185 मिलियन वर्ष पहले की महाविलुप्ति से बच निकले थे और जो आगे चलकर इंसानों में बदलने वाले हैं। पर इस समय ये भी डायनासोरों के लिए सिर्फ एक शिकार है। यही कारण है कि अधिकांश स्तनधारी पेड़ों पर या जमीन के नीचे छिपकर रहते हैं और अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं ताकि वे डायनासोर्स से बच सकें। वे इतने सक्षम नहीं हैं कि डायनासोर्स के प्रभुत्व को कोई चुनौती दे सकें, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले हैं। 16 करोड़ सालों से चल रहा डायनासोर्स का राज अब अपने अंत के करीब है। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले सुदूर अंतरिक्ष से एक 10 किलोमीटर चौड़ा माउंट एवरेस्ट जितना विशाल एस्टेरॉयड आता है और करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेक्सिको की खाड़ी में टकरा जाता है। ये टक्कर लाखों परमाणु हथियारों के विस्फोट के बराबर है। एक गिलहरी जैसा छोटा जीव अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करने वाला है और दांव पर लगा है मानवता का भविष्य। इस टक्कर ने पूरी पृथ्वी पर भूकंप की लहर ला दी। सुनामी ने चारों ओर तबाही मचा दी। इस टकराव की वजह से धूल की एक मोटी परत पूरे ग्रह को चारों ओर से घेर लेती है, जिससे सूरज की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंच पाना असंभव हो गया। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आती है, पौधे मर जाते हैं और धीरे धीरे डायनासोर्स भी तबाह हो जाते हैं। 165 मिलियन वर्षों तक चला डायनासोर साम्राज्य अब अपने अंत के करीब है। अब जमीन पर तबाही का मंजर शुरू हो चुका है, जिसमें डायनासोर्स तड़पते हुए मर रहे हैं। अब हमारे पूर्वजों यानी मैमल्स के पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्होंने जमीन में बिल बनाना शुरू किया और सतह के नीचे जाकर अपनी जान बचाई। कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। तो क्या यही हमारा अवसर है? क्या अब हमारी बारी है? क्या पृथ्वी पर अगला अध्याय हमारा होगा?
डायनासोर्स का अंत हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। हमने छोटे छोटे मरे हुए और सड़ते हुए कीड़ों को खाना शुरू किया, जिससे हमने इस मुश्किल समय में अपनी जान बचाए रखी। आज से करीब 64 मिलियन साल पहले डायनासोर अब इतिहास बन चुके हैं। हमारे कीड़े खाने वाले पूर्वज जो महज 6 इंच लंबे थे, वो डायनासोर के उत्तराधिकारी के रूप में उभरकर सामने आते हैं। अब स्तनधारी जीव जमीन पर प्रमुख प्राणी बन गए। वे नए बने महाद्वीपों में फैल गए। हमारा भविष्य अब उनकी छोटी सी पीठ पर टिका हुआ था। विनाश की राख से जीवन के नए अंकुर उगने लगे। अब धीरे धीरे प्रकृति अपने आप को फिर से रिकवर करने लगी। आज से करीब 60 मिलियन साल पहले अब पृथ्वी बिल्कुल पहले जैसी हरी भरी हो चुकी थी। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ फैल चुके थे। पेड़ों पर फल पकने लगे थे। ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होते थे। जितना अधिक फल हम खाएंगे, उतना ही अधिक समय तक जीवित रहेंगे। पर अब हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी थी। फल पेड़ों के ऊपर होते थे, लेकिन हम तो जमीन पर चलते हैं। हम जमीनी जीवन को छोड़कर पेड़ों पर एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ना चाहते थे, और एक नई दुनिया, एक नए शरीर की मांग करती है। और प्रकृति ने हमारी इस मांग को पूरा किया। हम धीरे धीरे बंदर जैसी प्रजाति में विकसित हुए, जो पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे। अब हम पेड़ों पर इधर उधर कूद सकते थे, वहां लगे फलों को आसानी से खा सकते थे। हम पेड़ों की दुनिया को पूरी तरह अपना चुके थे। हम अब उस पहले सिंगल सेल से बहुत दूर आ चुके थे, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज से करीब 55 मिलियन साल पहले अब हमने पेड़ों की दुनिया के अनुसार खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। हमारा अब जमीन से कोई संपर्क नहीं रहा। 1 करोड़ साल तक सब कुछ सही चलता रहा। हम मजे से पेड़ों पर अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इस 1 करोड़ साल में पृथ्वी का तापमान बदलने लगा, जिसकी वजह से जंगल सूखने और छोटे होने लगे। अब भोजन पाना और भी कठिन हो गया था, लेकिन जैसे तैसे हम उस मुश्किल समय में खुद को जीवित रखे हुए थे। समय के साथ हमारी पूंछ गायब हो गई और हमारे हाथ लंबे और लचीले हो गए थे। बदलते तापमान ने हमारे पूर्वजों और हमें हमेशा के लिए बदल दिया। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले एक और घटना घटती है। अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी, जिसकी वजह से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इसके किनारे पर 4000 मील लंबी पहाड़ी श्रृंखला उभरती है। अब जो बादल इंडियन ओशन से जाकर पूरे अफ्रीका में बरसते थे, वे अब इन पहाड़ों के कारण रुक जाते हैं, जिससे अफ्रीका के उस इलाके में सूखा पड़ने लगा। पेड़ और भी दूर होने लगे, खाना और भी मुश्किल से मिलने लगा। हम लाचार और निराश होकर भूख से तड़प रहे थे। हम हमारी जीवित रहने की इच्छा की वजह से यहां तक पहुंचे थे, लेकिन अब हमारा भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो हमने पहले कभी नहीं किया, नहीं तो 3 अरब सालों का विकास और संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। आज से करीब 44 लाख साल पहले इस समय हम आर्डिपिथेकस रेमिडिस थे। हम करीब 4 फीट ऊंचे थे। हमारा वजन 35 किलोग्राम था और हमारे दिमाग का आकार एक संतरे जितना था। हम अफ्रीका में उसी जगह रहते हैं जहां सूखा पड़ा है। पहले यहां हरे भरे वर्षावन हुआ करते थे, लेकिन अब गिने चुने पेड़ नजर आते हैं जो कि एक दूसरे से काफी दूर थे। हम इन पेड़ों की शाखाओं पर खड़े हो सकते थे, चल सकते थे, लेकिन अधिक भोजन तक पहुंचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते, क्योंकि अब आसपास इतने पेड़ नहीं बचे। अब समय आ चुका था कि हमें पेड़ों से अपनी पकड़ छोड़नी होगी और एक नए जीवन की ओर बढ़ना होगा। ये वही समय था जब हमारे पूर्वजों ने करोड़ों साल बाद एक बार फिर से जमीन पर कदम रखा। हमने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। यही एक जरिया था दूर मौजूद पेड़ों तक पहुंचकर भोजन प्राप्त करने का। हम अपने लंबे हाथों का उपयोग भोजन को उठाने में करने लगे। अब जो 2 पैरों पर चलने की काबिलियत हमने हासिल की, वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते चले गए। अगले 12 लाख सालों तक हमारा शरीर इतना विकसित हो चुका था कि अब हम लंबी दूरी को तेजी से चलकर तय कर सकते थे। अब हमारे लिए शरण और भोजन ढूंढना आसान हो गया था, लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से हमारे सामने एक और नई समस्या आ गई। हम पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं रहे। जैसे आज के समय बच्चे के जन्म के लिए 9 महीनों का समय लगता है, पर पहले इससे ज्यादा समय लगता था, ताकि बच्चा माता के गर्भ में ही और अधिक विकसित हो सके। लेकिन अब 2 पैरों पर चलने के कारण इतने लंबे समय तक बच्चे को गर्भ में रखना असंभव हो गया। अब इस समस्या की घड़ी में प्रकृति ने एक बार फिर हमारी ओर मदद का हाथ बढ़ाया। नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमने एक नई काबिलियत हासिल की। अब हम बच्चों को समय से पहले ही जन्म देने लगे थे। माता के गर्भ में बच्चे का जरूरी विकास हो जाता और बाकी विकास बच्चे के जन्म के बाद होने लगा। यही कारण है कि हम इंसानों के बच्चे जन्म के बाद भी कई सालों तक कमजोर होते हैं। वहीं अगर हम जानवरों की बात करें तो उनके बच्चे जन्म के कुछ घंटे बाद ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई देखभाल की जरूरत नहीं होती है।
वहीं हम इंसानों के बच्चों को काफी लंबे समय तक देखभाल, सुरक्षा और भोजन प्रदान करने की जरूरत होती है। आज से करीब 32 लाख साल पहले अब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन चुके थे। अब हमारे दिमाग का आकार एक संतरे से थोड़ा बड़ा हो चुका था। हमने हमेशा के लिए पेड़ों पर जीवन को अलविदा कह दिया था और पूरी तरह जमीनी जीव बन चुके थे। हम पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन जमीन पर रहने के साथ ही वहां रहने वाले शिकारी जानवरों से भी हमें खतरा था। हम सिर्फ उनसे डर के भागते हुए लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। शिकारियों से बचने का एकमात्र तरीका था उन्हें अपने दिमाग से मात देना। जितना ज्यादा हम समझदार और बुद्धिमान होते रहेंगे, उतना ज्यादा हम जीवित रहेंगे। धीरे धीरे प्रकृति ने हमारे दिमाग की क्षमता में सुधार लाना शुरू किया। अब हमारा दिमाग पहले से 2 गुना हो चुका था। आज से करीब 23 लाख साल पहले इस समय हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता था। अब हम पृथ्वी पर पहले इंसान थे। हम पहले से बड़े, मजबूत और ज्यादा भूखे थे। इस समय हम छोटे छोटे समूहों में रहते थे, लेकिन हमारे पास कोई स्थायी आवास नहीं था। हमारा जीवन नोमैडिक था और हम हर कुछ समय में अपनी जगह बदलते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में भोजन या शिकार की कमी हो जाती तो हम दूसरी जगह पलायन कर जाते। इस समय हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश और शिकार था। हमारा भोजन पेड़ों के फल, जड़ें, पत्तियां, कीड़े और छोटे जानवर थे। इस समय हम शिकार करने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन हम पूरी तरह शिकारी नहीं थे। हम स्कैवेंजर्स भी थे, यानी हम किसी और बड़े जानवर के शिकार के अवशेषों को छीन कर खाते थे। होमो हैबिलिस ही पहले शुरुआती मानव थे जिन्होंने हथियार बनाने की कला विकसित की। इन हथियारों के साथ हम पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। 3 अरब सालों के विकास के बाद अब हम अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर चलते थे। इन औजारों ने न केवल हमें भोजन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि हमें अन्य शिकारी जानवरों से अधिक ताकतवर भी बनाया। इन हथियारों के दम पर हम शिकारी, भूखमरी और तो और अपने ही रिश्तेदारों से मुकाबला करते थे। ये हथियार हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। हम अफ्रीका के उसी इलाके में रहते थे जहां सूखा पड़ा हुआ था और पेड़ों की कमी थी। ऐसे में हमें जो कुछ भी मिल जाता हम उसे खा लेते थे। कई बार जानवरों का मांस खत्म हो जाता और सिर्फ उनकी हड्डियां बचती। जब भूख हम पर हावी होने लगी, तब हमने अपने हथियारों की मदद से उन हड्डियों को तोड़ना शुरू किया और उनमें मौजूद बोन मैरो को खाना शुरू किया। इससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती थी। इन हथियारों ने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हथियारों को पकड़ने के लिए हमारे अंगूठे और मजबूत होने लगे, जिससे हम हथियारों को आसानी से पकड़ पाने लगे। हम आज आसानी से कप उठा सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने औजारों का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को विकसित किया। होमो हैबिलिस का जीवन आसान नहीं था। हमें हर समय शिकारी जानवरों से सतर्क रहना पड़ता था। हमें बदलते मौसम और पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता था। इसके साथ ही होमो हैबिलिस के जीवन का औसत समय छोटा था। ये लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते थे क्योंकि बीमारियों, चोटों और शिकारियों के हमले से उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता था। आज से करीब 18 लाख साल पहले अब हम होमो इरेक्टस बन चुके थे। इससे पहले हम स्कैवेंजर्स थे, लेकिन अब हम शिकारी बन गए हैं। अब हम झुंड में एक साथ मिलकर काम करना सीख चुके थे। हमारी ऊंचाई करीब 6 फीट की हो चुकी थी और अब हमारा शरीर पूरी तरह से सीधा खड़ा रहने में सक्षम हो चुका था, जिससे हम तेजी से भाग सकते थे। हमारा मस्तिष्क भी पहले के मुकाबले कई गुना विकसित था। हम अब जटिल से जटिल कार्यों को योजना बनाकर करते थे और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके खोजने लगे थे। हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियों का विकास हो चुका था, जिससे हम हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने लगे थे। एक बार हम शिकार के लिए निकले और काफी देर तक शिकार का पीछा करने के बाद हमने अपने हथियारों से उसे मार गिराया। जहां हमने शिकार किया था वहां सूखी घास का मैदान था। इतने में ही वहां अचानक से बिजली गिरती है और आग लग जाती है। हम अपने शिकार को वहीं पर छोड़कर डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन मांस हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। इसलिए आग के शांत होने के बाद हम वापस आते हैं और उस आग में जले हुए जानवर के मांस को खाते हैं। हमने आज तक इतना स्वादिष्ट और लजीज मांस नहीं खाया था और इसी घटना के बाद हमारा आग से परिचय हुआ। अब प्रकृति की शक्ति हमारे हाथों में थी। हम अब आग में पका मांस खाने लगे थे, जो चबाने में काफी आसान था,
जिससे हमारी ऊर्जा भी बचने लगी थी। वही ऊर्जा अब हमारे दिमाग के विकास में खर्च होने लगी। अब हमारे दिमाग का आकार बढ़ने लगा, हम और बुद्धिमान बनने लगे थे। आग के आविष्कार से न केवल भोजन पकाने की सुविधा मिली, बल्कि इसका सुरक्षा, ठंड से बचने और रात में रोशनी प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हमारी पारिवारिक संरचना और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब हम बड़े समूहों में रहने लगे थे और शिकार के लिए सामूहिक प्रयास करने लगे थे। इससे शिकार करने में आसानी होने लगी, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जिससे आपसी समझ बनाना हमारे लिए कठिन था। प्रकृति हम पर शुरू से ही मेहरबान रही है, इसलिए एक बार फिर प्रकृति ने हमारी सहायता की। नेचुरल सिलेक्शन के चलते अब हमारे गले की मांसपेशियों में बदलाव होने लगा। हम अलग अलग तरह की आवाजें निकालने में सक्षम हो गए, जो धीरे धीरे शब्दों में बदल गईं। भाषा हमारे लिए एक अनमोल हथियार थी। ये वो आखिरी कड़ी थी जो हमारे पूर्वजों को आधुनिक इंसानों में बदलने वाली थी। होमो इरेक्टस ने न केवल अफ्रीका में अपने अस्तित्व को फैलाया, बल्कि एशिया और यूरोप तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमने नए इलाकों में कदम रखा और पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया। ये दिखाता है कि होमो इरेक्टस अपने समय की सबसे उन्नत प्रजाति थी, लेकिन एक प्रजाति का आगमन अभी बाकी था। आज से करीब 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से शुरू होकर जटिल जीवन के रूप में अरबों सालों की सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम यहां पहुंचे। हम होमो सेपियंस, इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव, जिनका दिमाग बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है। हमारे पास पृथ्वी पर किसी भी जीव की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क था, और यही कारण था कि अब हम में सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता कई गुना ज्यादा थी। हम अपने शुरुआती समय में अफ्रीका में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हम हर महाद्वीप में फैल गए। हम नए वातावरण और चुनौतियों के हिसाब से विकसित होते गए। हमने घास और पेड़ों के रेशों को बुनकर कपड़े बनाना सीखा। हमने बर्तन बनाने की कला सीखी। हमने सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की। हमने लिखना और चित्रकारी करना सीखा। हमने खेती और पशुपालन करना सीखा। हम अब केवल भोजन और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हम समाज के निर्माण और संस्कृति के विकास पर भी ध्यान देने लगे। हमने प्रकृति को समझा और उसके साथ तालमेल बिठाया। हमने नदियों के किनारे बसे गांवों को शहरों में बदला। धीरे धीरे हमने विज्ञान और गणित को समझा। पहिए से लेकर अंतरिक्ष यान तक हमने अपने दिमाग की ताकत से असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन यह सफर सिर्फ विकास और सफलता की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, साहस और धैर्य की कहानी भी है। हमने अनगिनत आपदाओं का सामना किया। हर चुनौती ने हमें गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने हर बार उठकर आगे बढ़ने का रास्ता निकाला। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें अपनी इस अद्भुत यात्रा पर गर्व होता है। ये सफर बताता है कि इंसान ने कैसे मुश्किल हालातों को अपने पक्ष में किया और आगे बढ़ा। तो ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की भी है। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने सपनों को हकीकत में बदला, वैसे ही ये जिम्मेदारी अब हमारी है। हमें अपने ज्ञान, विज्ञान और नैतिकता का उपयोग करके इस धरती और इसके सभी जीवों के लिए बेहतर कल बनाना होगा। सिंगल सेल से इंसान तक की ये यात्रा केवल एक जीव के विकास की कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि विकास कभी रुकता नहीं और हमारी सीमाएं सिर्फ हमारी सोच तक ही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में मैं आपको ऐसी ही 2 और वीडियो रिकमेंड करूंगा। अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, तो आपके सामने आई वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियोस में मिलता हूं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।